इंडिया ईयू फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को मदर ऑफ ऑल डील्स कहा जा रहा है, पर सवाल आता है कि ऐसा क्यों कहा जा रहा है। क्या मायने हैं इसके भारत के लिए, भारतीयों के लिए? क्या मायने हैं इसके लिए यूरोपियन यूनियन के लिए? क्या मायने हैं इसके जियोपॉलिटिक्स के नजरिए से? ये सब चीजें जो हैं आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं। बहुत सारे एस्पेक्ट्स जो बहुत सारे न्यूज आर्टिकल्स में कवर नहीं किए जा रहे, वो भी हम कवर करने की इस सेशन में कोशिश करेंगे, उन पहलुओं को भी देखने की कोशिश करेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम। मैं संदीप बंसल आपका स्वागत करता हूं टीम निष्ठा चैनल पर। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। ओके, सो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि इस पूरी कहानी के पीछे थोड़ा सा बैकग्राउंड देख लेते हैं कि 2007 में ये इंडिया ईयू फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात चली थी। तो मतलब लगभग 20 साल बाद, ये या कह लीजिए 19 साल बाद ये मौका आया है कि फाइनली ये डील साइन हुई है। 2007 में ये शुरुआत हुई, 2013 में मतलब लगभग 6 साल बाद ये कह लीजिए बंद हो गया, इस पर कोई काम नहीं। इसके पीछे भी कारण कहा जाता है कि इंडिया का ऑटो सेक्टर मतलब जो कार कंपनीज हैं, जो कार मैन्युफैक्चरर्स हैं, वो एग्रीड नहीं थे, क्योंकि उनको लग रहा था कि यूरोपियन कार मेकर्स को अगर इंडियन मार्केट का एक्सेस मिल गया तो सीधा सीधा जो ग्रोइंग इंडियन ऑटो सेक्टर है उसको बहुत नुकसान होगा। उसके बाद जो है 2022 में दोबारा से इसकी शुरुआत की जाती है। 2025 तक, जून जुलाई 2025 तक, लाइक इस पूरे फ्री ट्रेड डील में कहा जा रहा है लगभग 21-22 चैप्टर हैं और सिर्फ 7 चैप्टर्स पे काम हुआ। और पिछले 6-7 महीने में किस रफ्तार से काम हुआ होगा वो आप समझ सकते हैं कि पूरी की पूरी फ्री जो ये डील है ये साइन हो गई। उसके पीछे एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसका नाम है डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी कह लीजिए दोबारा राष्ट्रपति बनने के बाद जिस तरीके से टैरिफ्स लगाए हैं, उसको लेकर पूरी दुनिया तंग है। जो यूरोपियन यूनियन एक तरीके से जूनियर पार्टनर की तरह रोल प्ले कर रहा है, स्पेशली आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर टू द यूएस, वो भी इस कह लीजिए टैरिफ वॉर से नहीं बचा। जैसे कि अगर हम बात करें तो 15% टैरिफ लगाया गया है यूरोप पर। ये क्यों लगाया गया? क्योंकि जो यूएस और यूरोपियन यूनियन के बीच में ट्रेड होता है वो यूरोप के फेवर में है, बहुत ज्यादा यूरोप के फेवर में है। तो सीधा सीधा उनको ये लगता है कि भाई आपकी जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं, या कह लीजिए आपका जो भी इकोनॉमी है, वो हमारी वजह से चल रही है, ऐसा डोनाल्ड ट्रंप का कहना है। अब क्यों फाइनल कह लीजिए जो एक उनकी जो इंपीरियलिस्टिक टेंडेंसीज हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि हम ग्रीनलैंड को लेंगे, कनाडा के प्रधानमंत्री को वो गवर्नर से संबोधित करते हैं, तो ये सारी चीजों से यूरोप को हाल ही में एक बात बहुत क्लियर हो गई है कि चाइना पर भी डिपेंडेंट नहीं रहा जा सकता। वो ऑलरेडी डीकपलिंग की बात कर रहे हैं, चाइना से अपनी मैन्युफैक्चरिंग को, सप्लाई चेन को शिफ्ट करने की बात कर रहे हैं, और अब यूएस पर भी भरोसा कम हो चुका है। तो अब रशिया से पहले ही दुश्मनी है, रशिया को वो एक दुश्मन देश के रूप में देखता है। तो एक मात्र बड़ा देश बचता है भारत। भारत पर यूएस ने 50% टैरिफ लगाए। क्यों? क्योंकि हमने रशियन ऑयल खरीदा। ये वही रशियन ऑयल है जिसको यूएस ने कहा, जब रशिया यूक्रेन वॉर शुरू हुई और यूरोप ने कहा कि हम रशिया से नहीं कोई ट्रेड रखेंगे, तो कहीं ना कहीं अमेरिका के कहने पर ही भारत ने रशिया से बहुत ज़्यादा तेल खरीदना शुरू किया। क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करते तो इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ जाते। उस ऑयल को हमने खरीदा, उसको रिफाइन किया और हमने उसको यूरोप को भी बेचा और हमारे लिए भी डोमेस्टिक कंजप्शन के लिए भी था। बट ये सारे के सारे तर्क एक तरफ थे, और डोनाल्ड ट्रंप का जो कह सकते हैं एक रवैया है, और जो टैरिफ्स को वो वेपनाइज कर रहे हैं, और इस बात को जब स्टेटमेंट प्रेस ब्रीफिंग हुई तो जो यूरोपियन प्रेसिडेंट उर्सुला फॉन डर उन्होंने भी बात रखी, और ये बात जो है भारत के प्रधानमंत्री ने भी रखी। ठीक है जी, तो ये है एक बैकग्राउंड। तो सीधा सीधा आप ये कह सकते हैं कि तीन बड़ी पावर्स, तीनों को ही कहीं ना कहीं एक मैसेज देने की कोशिश है। यूएस को भी मैसेज देने की कोशिश है, चाइना को भी, और कहीं ना कहीं रशिया को भी। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो टैरिफ की बात है, पॉलिटिकल रिस्पॉन्स। अब यूएस का भी रिस्पॉन्स आया है। यूएस के जो ट्रेजरी सेक्रेटरी हैं, कह लीजिए वहां के
वित्त मंत्री कह सकते हैं, उन्होंने कहा है, यूरोप को याद दिलाया है कि इंडिया रशिया यूक्रेन वॉर में रशिया को फंड कर रहा है बाय बाइंग द रशियन ऑयल, और वही रशियन ऑयल को रिफाइन करके यूरोप को बेच रहा है, और आप उसी इंडिया के साथ ट्रेड डील कर रहे हैं। ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं एक कोशिश कर रहा है कि इस डील में कुछ अड़चन लाई जाए, बट ऐसा नहीं हुआ। और खैर इस पूरी की पूरी डील को इंप्लीमेंट होने में कुछ समय है, वो हम आगे भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं बैलेंसिंग एक्ट दोनों देशों की तरफ से, सॉरी दोनों देश नहीं कहूंगा, यूरोपियन यूनियन और भारत की तरफ से किया गया है। भारत कैसे करना चाह रहा है? भारत देखिए लॉन्ग टर्म गेम ये खेलना चाह रहा है कि मैन्युफैक्चरिंग को डेवलप किया जाए। अब जैसे बहुत सारे ऑटो कंपनीज हैं जो यूरोपियन नेशंस की खास बहुत बड़ी कंपनीज हैं, वो भारत में आके अपने मैन्युफैक्चरिंग बेस खोलें, भारत में मैन्युफैक्चरिंग हो, और हमारे एक्सपोर्टर्स के लिए नई मार्केट खोले, मार्केट डाइवर्सिफिकेशन हो, हमारा जो डिपेंडेंसी है यूएस पे बहुत ज़्यादा, उसको हम कम कर सकें। इसीलिए अगर आप देखेंगे हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के साथ, न्यूजीलैंड के साथ, ईएफटीए के साथ बहुत सारी ट्रेड डील्स जो हैं हमारी हो रही हैं, यूएई के साथ, ओमान, बहुत सारे ये ट्रेड डील इसी डायरेक्शन में है कि किस तरीके से नई मार्केट को खोजा जाए। ठीक है, कुछ नंबर्स को देख लेते हैं। ठीक है जी, नंबर्स ये हैं कि इतने परसेंट कह लीजिए प्रोडक्ट्स पर टैरिफ को एलिमिनेट किया जाएगा बाय द ईयू। नंबर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मोटा मोटा आप ये कह सकते हैं कि 95 टू 99% प्रोडक्ट्स तक जो है टैरिफ को कम किया जाएगा ग्रेजुअली। ठीक है, अब ये नंबर वेरी कर सकता है। अब यूरोप कह रहा है कि जी हमें, यूरोपियन यूनियन कह रहा है कि हमें 4 बिलियन यूरोस का सेविंग होगा सीधा सीधा। ठीक है, और इसके अलावा कुछ कुछ प्रोडक्ट्स की अगर हम बात करें तो ऑटोमोबाइल है, उसमें कहा जा रहा है कि 110% तक टैरिफ है, और वो कम होकर पहले 40% तक आएगा, फिर ग्रेजुअली 10% पे भी आएगा। बट यहां पर कुछ एक पॉइंट भी ध्यान रखा गया है कि 15,000 यूरो से ऊपर वाली जो गाड़ियां हैं उन्हीं के लिए टैरिफ कम किया जाएगा, मतलब बेसिकली जो लग्जरी सेगमेंट में गाड़ियां आती हैं। अब इंडियंस जो है मैक्सिमम गाड़ियां जो एक पर्टिकुलर सेगमेंट में खरीदते हैं, तो जो थोड़ा लग्जरी सेगमेंट है उसमें टैरिफ्स को कम किया जाएगा, और उसके भी एक अपर लिमिट रखी गई है, जैसे 2.5 लाख गाड़ियां। एक डाटा के अकॉर्डिंग भारत में लगभग 44 लाख, 44 लाख जो है गाड़ियां हर साल बिकती हैं, तो उसमें लगभग 2.5 लाख तक का ही एक लिमिट रखा गया है। ओके, नेक्स्ट जो है वाइन एंड स्पिरिट्स पे, जो कि स्पेनिश वाइन, इटालियन, मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट की जो हम बात करते हैं, वहाँ पर बहुत अच्छी वाइन होती है, तो उसके लिए जो है टैरिफ्स को कम किया गया है। सिमिलरली कुछ फूड प्रोडक्ट्स जैसे चॉकलेट, इटालियन पास्ता, ये सारी चीज़ें हो गई। ठीक है, फार्मास्यूटिकल्स हो गया, केमिकल्स हो गया। और इंडिया के लिए जो बेनिफिशियल है वो है टेक्सटाइल, जेम्स, लेदर सेक्टर, इसका एक्सपोर्ट जो है, या ये सेक्टर्स को काफी ज्यादा वहां पर बेनिफिट मिलने वाला है। और ये सारे के सारे सेक्टर्स लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स हैं, ज्यादा इंप्लॉयमेंट जनरेट करेंगे, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, और इसके अलावा आईटी सर्विसेज, हमारी आईटी सर्विसेज बहुत ज्यादा यूएस पे डिपेंडेंट है, मतलब बड़ा रेवेन्यू जो है उनका यूएस पे आता है। सो डाइवर्सिफिकेशन अगेन, ठीक है, जो डिपेंडेंस है यूएस पे कम होगी और हम यूरोप की तरफ भी शिफ्ट होंगे। इसके अलावा जो है वो स्ट्रेटेजिक मूव तो है ही। ठीक है, इंडिया भी यूएस पर भी डिपेंडेंसी कम करना चाहता है, चाइना पर भी डिपेंडेंसी कम करना चाहता है। इट्स लाइक के दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है। कंसर्न्स क्या हैं, या कंसर्न्स क्या हो सकते हैं, उस पर भी मैं आऊंगा। ओके, नेक्स्ट है आपका ईयू के लिए, ये ऑलरेडी जो बेनिफिट्स हैं वो मैं डिस्कस कर चुका हूं। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्लाइमेट सपोर्ट के लिए 500 मिलियन यूरोस जो है यूरोपियन यूनियन भारत में इन्वेस्ट करेगा अगले 2 साल में। ये होगा आपका ग्रीन हाउस गैस इमिशंस को कम करने के लिए। अब यहां पर जो है कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, ठीक है, यूरोप का एक सीबीएम करके मैकेनिज्म है। सिंपल भाषा में कहें तो कार्बन टैक्स लगाया गया है उन्होंने बाकी कंट्रीज के पर, जो है जो भी मतलब यूरोप इंपोर्ट करता है प्रोडक्ट्स, उस पर ये कार्बन टैक्स लगाया जाता है, ताकि वहां की जो इंडस्ट्रीज हैं उनको एक तरीके से फोर्स किया जा सके कि आप ग्रीनर प्रोडक्ट्स बनाएं, ठीक है, क्लाइमेट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स बनाएं। तो कहीं ना कहीं ये भी एक विन विन सिचुएशन हो सकती है कि इंडिया के भी ग्रीन हाउस गैस एमिशंस कम होंगे, और यूरोप के लिए जो उनका एक कह लीजिए स्टैंड है, प्रिंसिपल स्टैंड है, उसको भी वो फॉलो कर सकते हैं।
ओके, सो विनर्स कौन कौन हो सकते हैं? जैसे हमने डिस्कस किया कि ईयू के कुछ लग्जरी ब्रांड्स, बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज, ठीक है, ऑडी, और टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर्स, ठीक है जी, जेम्स एंड ज्वेलरी, लेदर एंड फुटवियर, इंडियन आईटी कंपनीज, कुछ प्रेशर में हो सकते हैं इंडियन ऑटो सेक्टर। इसीलिए एक नी जग रिएक्शन देखने को मिला 27 जनवरी 2026 को, जो इंडियन ऑटो मेकर्स हैं, कंपनीज हैं, उनके शेयर्स में गिरावट देखने को मिली। क्यों? क्योंकि सीधा सीधा कंपटीशन बढ़ने वाला है। बहुत सारे यूरोपियन कार मेकर्स को भारत में जगह मिलने वाली है, ठीक है। महिंद्रा एंड महिंद्रा का शेयर कम हुआ, ह्यूंडई, मारुति, टाटा मोटर, सबके प्राइसेस जो है, शेयर प्राइसेस कम, मतलब एक उसमें गिरावट देखने को मिला। बट सवाल आता है कि फिर ऐसा क्यों? क्योंकि इंडियन जो ऑटो सेक्टर है वो काफ़ी ग्रो कर रहा है और भारत सरकार चाहती है कि ये सेक्टर ग्रो करे। अगेन इसमें इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। देखो, इसमें एक लॉन्ग टर्म कहीं ना कहीं गोल ये है, इट्स नॉट के वो टैरिफ कम करना, वो जो ये कंपनीज हैं, जो यूरोपियन कार मेकर्स हैं, वो भारत में आकर ही अपने मैन्युफैक्चरिंग मतलब सेटअप करें, भारत की मार्केट में भी बेचें, भारतीयों को जॉब मिले और एक्सपोर्ट भी करें अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को, साउथ अमेरिका को, यूरोप को, ठीक है। तो ये भी लॉन्ग टर्म जो है एक कहीं ना कहीं विजन है। बट हाँ, फॉर द टाइम बिंग ऐसा होगा कि जो 50-60 लाख की जो गाड़ी थी वो 30-35 लाख रुपए में आपको मिलनी शुरू होगी, और जो इस सेगमेंट की जो गाड़ियां हैं उनको एक अच्छा खासा कंपटीशन फेस करना पड़ेगा, ठीक है जी। ओके, नेक्स्ट आता है डील में क्या क्या नहीं है। एग्रीकल्चर सेक्टर, डेयरी सेक्टर, जो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव सेक्टर है, क्योंकि हमारी एक बड़ी पॉपुलेशन जो है एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज़ में डिपेंडेंट है, और उसको जो है भारत सरकार ने एक बिग नो कहा, कहा कि भाई ये सेक्टर्स हम ओपन अप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि डेयरी सेक्टर को और जो है शुगर सेक्टर को ओपन अप किया जाए, बट ऐसा नहीं किया गया, ठीक है। इसके अलावा स्टील एंड हैवी इंडस्ट्रीज में भी कुछ लिमिटेड जो है एक्सेस ही दिया गया है। ओके, अगर हम बात करें कि ये जो कह लीजिए जो डील हुई है ये कब इंप्लीमेंट हो जाएगी, तो अभी नहीं हो रही है। अभी इसकी लीगल वेटिंग होगी, उसके बाद अलग अलग जो यूरोपियन पार्लियामेंट है, इंडियन पार्लियामेंट है, उसमें पास होगा, यूरोप के अलग अलग देशों में ये पास होगा। फाइनली इंप्लीमेंट होते होते लगभग कहा जा रहा है कि 1 साल लग जाएगा। तो अर्ली 2027 में ये जो है इसका आपको जो है ये डील इफेक्टिव हो जाएगी, और पूरा का पूरा जो डील है इसमें, क्योंकि कई सारे फेजेस रखे गए हैं, तो 2027 से 2034 तक ग्रेजुअली ये इंप्लीमेंट होगा, ठीक है। तो ये है इसके बारे में। लॉन्ग टर्म चेंजेस क्या होने वाले हैं? लॉन्ग टर्म चेंजेस बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया, जो कि 2015 में हमने मेक इन इंडिया शुरू किया था, जो अगर हम 10 साल का उसका एनालिसिस करें तो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रहा है। देखिए, बहुत ज़्यादा वैल्यू एडिशन हम नहीं कर पाए हैं उसमें। हाँ, हम कहेंगे जी हमारा मोबाइल फ़ोन्स का एक्सपोर्ट बढ़ गया है, ठीक है, बट उसमें भी ये है कि पूरी की पूरी सप्लाई चेन में कितना वैल्यू एडिशन हम कर रहे हैं। क्या हम सिर्फ कंपोनेंट्स को दुनिया से मंगवा कर असेंबल कर कर बेच रहे हैं, ठीक है, या फिर जो हाईटेक प्रोडक्ट्स हैं, डिजाइनिंग है, वो भारत में कर रहे हैं? तो आंसर बहुत सारे सेक्टर्स में, बहुत सारी स्टडीज में ये निकल कर आ रहा है कि भाई जो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम है या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, वो उसमें बहुत ज़्यादा वैल्यू एडिशन नहीं है। और अगर आप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी भी देखोगे, जो एक टारगेट था कि 25% ऑफ जीडीपी ले जाना है, उसके आसपास में भी नहीं है हम अभी। 16-17% कुछ आपको डाटा देखने को मिलेगा। तो उस लॉन्ग टर्म विजन में एक हेल्प मिल सकती है इस पर्टिकुलर डील से, ठीक है। सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है जी। और इंडिया का जो एक्सपोर्ट बास्केट है वो थोड़ा इवॉल्व करेगा, ठीक है। वैल्यू चेन में, जैसे मैंने कहा कि मैन्युफैक्चरिंग में हम थोड़ा सा ऊपर की तरफ बढ़ने की कोशिश करेंगे, और डिफेंस कॉपरेशन, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग भारत में, जिस पे बहुत ज़्यादा फोकस है, और खासकर रीसेंट कंटेक्स्ट में जो हमने देखा कि आप किसी देश पर खासकर डिफेंस के मामले में बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं हो सकते, उसको भी एक बूस्ट मिलेगा, जिसको आत्मनिर्भर भारत, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के बारे में बात कर रहे हैं, और स्पेस सेक्टर, ठीक है, उसकी भी इसमें बात की गई है, ठीक है। और इसके अलावा जो है ईयू अकाउंट्स फॉर 16% ऑफ इंडियाज एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जो वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है उसको भी एक बूस्ट मिलेगा,
और बहुत सारे इंडियन स्टूडेंट्स का कह लीजिए ये कहा गया कि उनको एक्सेस मिलेगा यूरोप में पढ़ने के लिए। लगभग 8 लाख भारतीय हैं जो यूरोप में जाकर काम करते हैं, उनका नंबर बढ़ेगा। इसके अलावा जो है वो इन्वेस्ट करेंगे भारत में। तो ये सारी चीज़ें जो हैं होने वाली हैं। अब आप देखो, इंडिया ने यूके के साथ ईएफटीए में 4 देश आते हैं ऑलरेडी, यूरोप के आइसलैंड, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, ठीक है, न्यूजीलैंड के साथ किया हमने। और भी जो देश हैं जैसे साउथ अमेरिका के देश हैं उनके साथ हम ट्रेड डील साइन करना चाह रहे हैं। यूएस के साथ जो ट्रेड डील है उसको भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सिंबॉलिक वैल्यू है उसकी, क्योंकि यूएस में इस साल इलेक्शंस हैं, मिड टर्म इलेक्शंस हैं बेसिकली हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के। और अगर उसमें रिपब्लिकन्स जिससे कि डोनाल्ड ट्रंप आते हैं वो हार जाते हैं और डेमोक्रेट्स जीतते हैं, तो कहीं ना कहीं जो टोन है डोनाल्ड ट्रंप का वो आपको बदलता हुआ नजर आएगा। उन्होंने यहां तक कह दिया कि भाई अगर डेमोक्रेट्स आ गए तो मेरे खिलाफ इम्पीचमेंट शुरू होगा। तो आप कह सकते हैं कि इंडिया ईयू जो इंडिया यूएस ट्रेड डील जो है उसको भी एक पुश मिलेगा पॉजिटिव सेंस में भारत के लिए, कि उनको कहीं ना कहीं एक, जैसे कहते हैं ना, फोमो कहा जाता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि यार इंडिया के साथ सब लोग ट्रेड डील कर रहे हैं, हम मिस कर रहे हैं इस चीज को, ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट को। तो हमें भी भारत के साथ ट्रेड डील करनी चाहिए, स्पेशली इन द कंटेक्स्ट दैट दे वांट टू आइसोलेट चाइना और डीकपलिंग फ्रॉम चाइना। ठीक है जी, तो ये है कुल मिला के पूरा का पूरा इंडिया ईयू फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का एनालिसिस। 200 करोड़ लोग जो हैं, मतलब कह लीजिए इंडिया और ईयू में मिलकर इन 27 देशों में और इंडिया में 28 देशों में लोग रहते हैं। 25% ऑफ ग्लोबल जीडीपी है। इंडिया फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, मेजर इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, जो लगभग 7% पर ग्रो कर रही है। ऑब्वियसली फ्यूचर में हम 8-9% तक भी टारगेट कर रहे हैं। इन सारे चीज़ों को ध्यान में रखते हुए स्ट्रेटेजिक हेज अगेंस्ट द यूएस टैरिफ, 7 साल का एक फेज्ड इंप्लीमेंटेशन है। चाइना को भी एक मैसेज है। तो इसकी जियोपॉलिटिकल रेलेवेंस भी है, इकोनॉमिक रेलेवेंस भी है, पॉलिटिकल रेलेवेंस भी है, सोशल रेलेवेंस भी है, इन द कंटेक्स्ट ऑफ दैट विल गेट अ लॉट ऑफ लाइक एजुकेशन, ठीक है, एजुकेशन एक्सेस, हेल्थ प्रोडक्ट्स को लेकर एक्सेस मिलेगा। तो ये है पूरा का पूरा एनालिसिस। आपका इस डील को लेकर क्या कहना है, आपका क्या एनालिसिस है, आपको लगता है कोई और पॉइंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है इस ट्रेड डील को लेकर, जरूर लिखिए कमेंट सेक्शन बॉक्स में। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू सो मच, जय हिंद, वंदे मातरम।